नमस्कार। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च यानी सीपीएसआर के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो वर्तमान भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प बहसों में से एक है, राहुल गांधी की हालिया राजनीतिक यात्रा। अब सवाल यह है कि क्या यह एक वास्तविक कमबैक है या केवल एक आंशिक सफलता। किसी भी पक्ष का समर्थन किए बिना हम केवल ठोस आंकड़ों, हालिया चुनावी परिणामों और रणनीतिक बदलावों के आधार पर इस नैरेटिव का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो इस पूरे परिदृश्य को बारीकी से समझने के लिए हम अपना विश्लेषण इन 5 तार्किक चरणों में करेंगे। सबसे पहले इस नैरेटिव की जांच, फिर ऐतिहासिक पतन, जनसंपर्क का प्रभाव, 2024 के चुनावी आंकड़े और अंत में भविष्य की वास्तविक चुनौतियां। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। क्या ये वाकई एक राजनीतिक वापसी है? ध्यान रहे, यहाँ हम सिर्फ एक परिकल्पना या थ्योरी की जांच कर रहे हैं, किसी प्रमाणित तथ्य की नहीं। विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हाल की घटनाएं किसी स्थायी राजनीतिक बदलाव का इशारा करती हैं या ये केवल एक अस्थायी उछाल है। जरा सोचिए, जिस नेता को कुछ समय पहले तक लगभग अप्रासंगिक मान लिया गया था, आज उसी को 2029 के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ये बदलाव अपने आप में काफी दिलचस्प है। आइए अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, राजनीतिक पतन। क्योंकि देखिए, किसी भी कमबैक को समझने के लिए उस बेसलाइन या ऐतिहासिक गिरावट को समझना बहुत जरूरी है, जहां से ये पूरा सफर शुरू हुआ था। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2014 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी का एक ऐतिहासिक पतन हुआ और वे केवल 44 सीटों पर सिमट गए। इसके बाद 2019 आया और राहुल गांधी अपनी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली पारिवारिक सीट अमेठी भी हार गए। हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। खैर, उस वक्त राजनीतिक गलियारों में ये लगभग मान लिया गया था कि ये सफर अब समाप्त हो चुका है। और इस भारी गिरावट के पीछे एक बहुत ही सघन सोशल मीडिया नैरेटिव का बड़ा हाथ था। 2013 के सीआईआई भाषण जैसी सार्वजनिक गलतियों का फायदा उठाकर एक पप्पू या गैर गंभीर नेता की छवि पूरी तरह से गढ़ दी गई थी। संपादित वीडियो और आक्रामक अभियानों ने सफलतापूर्वक यह स्थापित कर दिया था कि वे शासन करने में सक्षम नहीं हैं। यहीं से आता है हमारा तीसरा चरण, जनसंपर्क का प्रभाव। हर बड़े पतन के बाद रणनीति में बदलाव आता ही है। तो चलिए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर लामबंदी ने इस पूरी कहानी में उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम कैसे किया। 3500 किलोमीटर, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। सितंबर 2022 में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की दूरी तय की। 136 दिनों तक सड़कों पर आम नागरिकों के साथ लगातार चलते हुए इस अभियान ने सीधे तौर पर उस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाली छवि पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया। यहाँ सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव संचार के तरीके में देखने को मिला। पहले जहाँ पूरा ध्यान औपचारिक और अक्सर गलती होने वाले स्क्रिप्टेड भाषणों पर था, वहीं अब फोकस सुनने पर आ गया। मुख्य धारा की मीडिया को एक तरह से दरकिनार करते हुए सीधे जनता तक पहुंचने के लिए नए डिजिटल और जमीनी माध्यमों का बहुत ही प्रभावी इस्तेमाल किया गया। इस आउटरीच ने राजनीतिक विमर्श की दिशा ही बदल दी। फोकस अब पारंपरिक डिबेट से हटकर सीधे आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर आ गया, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक सद्भाव। मोहब्बत की दुकान जैसे नारों ने सच में एक नया वैचारिक विकल्प पेश करने की पूरी कोशिश की। अब आते हैं चौथे चरण पर, 2024 का चुनावी बदलाव। सवाल ये है कि क्या ये बदली हुई छवि और जमीनी मेहनत वास्तव में वोटों में तब्दील हुई? आइए इन वस्तुनिष्ठ आंकड़ों को मापते हैं। आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट बदलाव दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, 2014 में केवल 44 और 2019 में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने 2024 में 99 सीटें हासिल की, यानी अपने पिछले प्रदर्शन को लगभग डबल कर लिया। साथ ही रायबरेली और वायनाड में बड़ी जीत और अमेठी की वापसी ने व्यक्तिगत राजनीतिक जमीन को भी फिर से काफी मजबूत कर दिया। सीटों के अलावा गठबंधन की राजनीति का एक व्यापक प्रभाव भी दिखा। 25 से अधिक पार्टियों वाले इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि सत्ताधारी एनडीए 293 सीटों पर रुक गई और सत्तारूढ़ पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से चूक गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। इस चुनाव का एक सबसे बड़ा संस्थागत परिणाम ये निकला कि पूरे एक दशक के बाद, यानी 10 साल बाद, देश को
लोकसभा में एक औपचारिक नेता प्रतिपक्ष मिला। इस पद को ग्रहण करने के बाद से सरकारी नीतियों, कॉर्पोरेट एकाधिकार के आरोपों और चुनावी प्रक्रियाओं पर आक्रामक रूप से सवाल पूछने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। अब चलते हैं अपने 5वें और अंतिम चरण पर, भविष्य की चुनौतियां। देखिए, हालिया चुनावी लाभ पूरी कहानी नहीं है। उन प्रणालीगत बाधाओं का विश्लेषण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो आज भी मजबूती से मौजूद हैं। अगर सच कहें तो पार्टी के भीतर गंभीर आंतरिक चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। राज्य स्तर पर नेतृत्व का टकराव, जमीनी स्तर पर एक बेहद कमजोर संगठन और एक स्पष्ट, सुसंगत दीर्घकालिक विचारधारा का अभाव, ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं। सिर्फ राष्ट्रीय चुनाव लड़ना काफी नहीं होता, संगठन को बिल्कुल निचले स्तर तक फिर से खड़ा करना एक विशाल कार्य है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी वैचारिक अंतर समझना होगा। समस्याओं को उजागर करना बनाम उनका समाधान करना। एक आक्रामक विपक्ष के रूप में काम करना या पदयात्राएं करना एक अलग बात है, लेकिन शासन करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक क्षमता प्रदर्शित करना बिल्कुल अलग स्तर की बात है। एक ठोस प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड का अभाव आज भी एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। तो अंत में ये बुनियादी सवाल सामने आता ही है, क्या ये वर्तमान गति और बढ़ता हुआ समर्थन 2029 में एक निरंतर चुनौती पेश करने के लिए पर्याप्त है? क्या ये एक पूर्ण वापसी है या सफर अभी वाकई बहुत लंबा है? ये तो आने वाला वक्त और आगे की राजनीतिक रणनीतियां ही तय करेंगी। इस डेटा संचालित और निष्पक्ष एक्सप्लेनर में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर राजनीतिक रणनीतियों का ये वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन ज्ञानवर्धक लगा हो तो सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च यानी CPSR को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में भी ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण निरंतर उपलब्ध कराए जा सकें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।